नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट आईटी सेकंड ईयर के अंदर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किस रजिस्टेंस का इस्तेमाल प्रकाश की तीव्रता का मापन करने के लिए किया जाता है। वीडीआर का करेंगे, पीटीसी का करेंगे, एनटीसी का करेंगे या एलडीआर का करेंगे। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का अगर अपने राइट आंसर देखें तो वो आपका होगा वो एलडीआर होगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका इस्तेमाल आप लोग लक्स मीटर के अंदर भी करते हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये जो दिया गया है इसके अंदर आपको बताना है कि ये किस जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है OA79 होगा, VY126 होगा, 1N4007 होगा या 2N3055 होगा। तो यहाँ से अगर अपने बात करें तो OA जो होगा ये सिग्नल डायोड होगा, VY आपका सिलिकॉन डायोड होगा और 1N आपका डायोड है, लेकिन यहाँ से आप लोग ये नहीं बता सकेंगे ये सिलिकॉन से बना या जर्मेनियम। 2N जो होगा ये आपका ट्रांजिस्टर होगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ बी जो होगा जो पहला अक्षर है इसके अंदर वो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करेगा और वाई जो है आपका यहाँ वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो इसके सेमीकंडक्टर यानी कि इसका काम क्या है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये रेक्टिफिकेशन का काम करेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर्स होगा उसकी इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी। जो इनपुट फ्रिक्वेंसी होगी 1/2 एफ होगा और एफ जो होगा वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा या उसका 2 गुना होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ आप लोग इस दो ऑप्शन आपको सेम दिए गए हैं, तो फिर भी आप लोग आंसर बता दीजिए यहाँ पर कि रिपल फ्रिक्वेंसी आपको बताना है जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा उसका। तो रिपल फ्रिक्वेंसी अगर अपने बात करें जो हाफ वेव जो होगा उसकी तो होगी वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है, जिसको रिपल फ्रिक्वेंसी जो होगा। और जो अपना जो रिपल फ्रिक्वेंसी होगा जो फुल वेव रेक्टिफायर का 2 गुना होगा। तो मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है, विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट। इंडक्टर होगा, रजिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा या ट्रांजिस्टर होगा। तो यहाँ से बताइए कि एक्टिव कंपोनेंट इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होगा, डायोड होगा, ये जितने भी जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने एक्टिव कंपोनेंट होंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि कौन सा अक्षर जो होगा वो कैडमियम सल्फाइड को इंगित करेगा। यानी कि जो मैं पीछे सवाल किया था जिसके अंदर बी का जो मतलब था वो सिलिकॉन था, इसका मतलब यहाँ भी इसका मतलब क्या रहेगा, सिलिकॉन रहेगा। तो आपको यही बताना है कि कैडमियम सल्फाइड का जो होगा वो क्या रहेगा। तो सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे ज़रूर, इसको लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आर होगा, ठीक है। ए का अगर अपने बात करें तो ये जर्मेनियम के लिए आता है और बी सिलिकॉन के लिए होगा, सी कैडमियम सल्फाइड के लिए होगा और डी आर जो होगा वो आपका कैडमियम सल्फाइड के लिए होगा, ठीक है। ये कैडमियम गैलियम आर्सेनाइड के लिए होगा, सी जो होगा ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए होगा। और यहाँ अगर मैं आर की बात करूँ तो ये कैडमियम सल्फाइड के लिए होगा। अगला आपको बताना है विच ऑफ द सिंबल, नेम ऑफ सिंबल, सिंबल बताना है आपको। तो ये आपके पास सिंबल दिया गया, तो इस सिंबल का नाम बताइए कौन सा होगा। ये आपको लॉजिक गेट दिया गया है, तो लॉजिक गेट बताइए किस लॉजिक गेट का ये सिंबल रहेगा। और गेट का रहेगा, एंड गेट का रहेगा, नोर का रहेगा या नैंड का रहेगा।
तो देखो आपको ए डॉट बी दे रखा है, ए डॉट बी होगा यहाँ पर, ए डॉट बी जो होगा वो एंड का होगा, लेकिन ऊपर बार लगा तो ये आपका बन जाएगा, ये नैंड गेट होगा, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपको बता रहे हैं इनमें से पैसिव कंपोनेंट कौन सा होगा। तो अभी जो पीछे सवाल था उसका जस्ट विपरीत आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बताइए राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ आपको पता है कि जो अपने पास जो होगा कैपेसिटर जो होगा, तो ये अपना एक्टिव कंपोनेंट नहीं होगा, ये पैसिव कंपोनेंट होगा, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंबल देख लीजिए आप लोग, इसके अंदर दो डायोड जो होंगे वो विपरीत समांतर में दिखाए गए हैं। अब आप लोग इसका आंसर बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर CR का सिंबल है, IGBT का है, डायक का है या ट्रैक का है। तो यहाँ ये जो सिंबल रहेगा अपना डायक का रहेगा। 80R की अगर सिंबल की बात करें तो इस तरीके से इसका सिंबल होगा, यहाँ इनोड के थोड़ होगा और इसके गेट होंगे, तो ये इसका 80R का सिंबल होगा। IGBT का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। और ट्राइक की अगर अपने बात करें तो ट्राइक के अंदर इस तरीके से दो 80R विपरीत समांतर क्रम में दिखाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा C। तो यानी कि डायक का क्या रहेगा, सिंबल रहेगा। अगला देखिए, हेक्साडेसिमल प्रणाली के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे या 16 होंगे। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 रहेगा और डेसिमल का मतलब रहेगा 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16। और इसके अंदर अगर अपने बात करें तो 0 से 9 10 अंक ये हो जाएंगे, फिर A से लेकर अब तक 6 अक्षर ये हो जाएंगे, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल प्रणाली के अंदर जो नंबरों की संख्या जो होगी वो टोटल 16 होगी। अगला देखिए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होगा बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करेगा। तो क्वेश्चन को यहाँ से रीड कर लीजिए क्योंकि 2 ऑप्शन अगर नेक्स्ट पेज पर रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से देखो फिल्टर सर्किट होगा, रेक्टिफायर सर्किट होगा, या इसका एम्पलीफायर सर्किट होगा, या ऑसिलेटर सर्किट होगा। तो इस क्वेश्चन का बताइए, फिल्टर होगा, रेक्टिफायर होगा, एम्पलीफायर होगा या ऑसिलेटर सर्किट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर काम क्या करेगा, जो DC सप्लाई जो होगी उसको AC में चेंज करने का ये क्या करेगा, काम करेगा। अगला देखिए, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा उपकरण मापे हुए परिदीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मतलब आपको ये पूछा गया है कि जो कोई भी चीज़ आप लोग मेज़र कर रहे हो, कोई भी क्वांटिटी अगर आप लोग मेज़र करोगे तो उस मेज़र करने वाले क्वांटिटी का स्क्रीन पर आप लोग क्या करोगे, कोई चित्रण देखोगे तो वो किसके द्वारा दिखाया जाएगा। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा, फंक्शन जनरेटर होगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होगा, या रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका CRO रहेगा, और CRO का जो मतलब रहेगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप रहेगा। तो C इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने आंसर दिया उन सबका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला इस क्वेश्चन का डायग्राम देख लीजिए, एम्पलीफायर का नाम आपको बताना है। यहाँ से ये एम्पलीफायर जो होगा वो किस तरीके का एम्पलीफायर है। ठीक है, तो इसका आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग बताइए, 2 ट्रांजिस्टर इसके अंदर विपरीत में लगे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, क्लास B पुल पुश है, या कॉमन कलेक्टर होगा, या AB पुल पुश एम्पलीफायर होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, तो एक बार डायग्राम आप लोग और देख लीजिए इस तरीके से। अब आप लोग बता दीजिए यहाँ से, देखो ये एम्पलीफायर एक आपने पढ़ा भी होगा, तो ये क्लास B पुल पुश एम्पलीफायर होगा। तो इसमें 2 ट्रांजिस्टरों को यूज़ किया जाता है, तो B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो ऑसिलेटर सर्किट जो होगा उसके अंदर जो दोलन जो उत्पन्न होते हैं, मतलब जो ऐसी सप्लाई उत्पन्न होगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो आपको गणना करने का फार्मूला आपको बताना है, यानी अनादि आवर्ती की गणना करने का फार्मूला बताना है। 3 ऑप्शन में से आपको आंसर मिल जाएगा, चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए जो होगा वो आपको दे रखा है, एफ आर जो होगा 1/2π/LC होगा, या रूट के अंदर 2π/LC होगा, या 2π√LC होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर अपने बात करें तो राइट आंसर होगा वो आपका रहेगा सी। तो रेजोनेंस पर अगर आप लोग XL और XC बराबर करके यहाँ इनके फार्मूले से यूज़ करके देखेंगे तो आपको जो एफ की जो मान जो मिलेगा वो आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, मतलब ये सी ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए, यानी कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है अपने को, तो बेस इमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज कितनी चाहिए। कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अपने पास, तो उसको बेस इमिटर जंक्शन जो होगी उसको कम से कम कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी। मतलब आपको जो ट्रांजिस्टर जो होगा इसके अंदर ये जो जंक्शन बनती है इसको तोड़ना है अपने को, तभी ये धारा का चालन करेगा। तो कम से कम कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी। 0.2 से 0.3 होगा, 0.4 से 5 होगा, या 0.6 से 0.7 होगा, या 0.8 से 0.9 होगा। तो बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन रहेगा अपना। तो यहाँ आपको पता है कि सिलिकॉन का जो बैरियर विभव जो होता है वो 0.7 होगा, और रेंज अगर दिखा रहेगा तो अपने सी ऑप्शन ही करेंगे। अगर ये जर्मेनियम का पूछा जाता तो 0.3 होता, फिर आप लोग ए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 4 बैंड दे रखे हैं, लाल, बैंगनी, नारंगी और सोना। तो इनका आपको न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है। तो इसकी रेंज आप लोग बताइए क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग बीबी रॉय से इसका रेजिस्टेंस का मान निकालिए, देखते कितना आता है। तो बीबी रॉय से जब आप लोग इसका मान निकालेंगे तो देखो पहला दे रखा है रेड, रेड का मतलब आएगा 2, फिर आएगा बीबी रॉय से करके देखेंगे, बीबी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी। तो यहाँ देखें ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब बैंगनी रहेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर आएगा 7। नारंगी की अगर अपने बात करें तो ऑरेंज कलर के बारे में बात हो रही है, तो ये 10 की पावर 4 आएगी यहाँ पर, क्योंकि 4 पर आएगा, और प्लस माइनस कितना आएगा 5%। तो आप लोग 27 के बाद में आपका जो बनेगी 4 0 आएगी, मतलब 27 के बाद में अगर आप लोग 4 0 लगाएंगे तो 2,70,000 बनेगा ये। और इसका 5% आप लोग निकाल के देखिए, 5% जब निकालेंगे तो 1350 आएगा। अब आपको काम क्या करना है, एक बार 1350 तो ऐड करना है, और एक बार 1350 क्या करना है, माइनस करना है। तो 1350 अगर आप लोग माइनस करेंगे यहाँ से, तो आपका जो आएगा यहाँ पर, एक तो आपका जो मिलेगा वो मिलेगा 2,83,500, ठीक है, मतलब एक आपका ये मिलेगा, दूसरा आपका जो मिलेगा वो मिलेगा आपका ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा। नारंगी यहाँ 3 आएगा, सॉरी 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 नारंगी दे रखा है, तो यहाँ आएगा 27,000 बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर आपका राइट होगा। अगला देखिए, आपको दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि जो सिलिकॉन सामग्री जो होगी उसमें रोधिका वोल्टेज का कारण क्या होता है। क्या व्हाट इज़ द रीजन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इज मोर इन सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन के अंदर जो अवरोधी विभव होता है वो 0.7 होता है, जो कि जर्मेनियम से ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा क्यों होता है ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन दे रखा है कि परमाणु संख्या कम होती है, दूसरा प्रतिरोध कम होगा, डोपिंग ज़्यादा करते हैं, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन केवल 2 होते हैं। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मेनियम का जो अवरोधी विभव होगा वो 0.3 होगा, जबकि सिलिकॉन का 0.7 होगा। तो ये 0.7 जो होगा ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा किस वजह से होगा। तो आंसर कमेंट करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे नाभिक से दूरी अगर बढ़ेगी तो कम ऊर्जा पर वो चालक बन जाएगा। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है वो 14 होता है, तो इस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा बनेगी वो 3 बनेगी।
और जर्मेनियम का कितना होता है, 32 होता है। तो उसके अंदर अगर मैं बनाऊंगा तो 2, 8, 18 और क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर ये कक्षाओं की संख्या ज़्यादा है, तो नाभिक का जो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी नाभिक से दूरी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। इस वजह से ये काम क्या करेगा, जो जर्मेनियम जो होगा वो कम वोल्टेज पर क्या होगा, चालक बन जाता है, जबकि ये जो होगा इसको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए आंसर होगा। अगला देखिए, आपको ये दे रखा है कि जो रिवर्स बाइसिंग का जब इस्तेमाल किया जाता है, कि जब आप लोग रिवर्स बाइसिंग जोड़ोगे तो उस समय जो बैरियर जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। मतलब जो अक्षय वृत्त की मोटाई जो होगी बढ़ जाती है, ठीक है, ये अक्षय वृत्त की मोटाई बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि इसका रीज़न क्या होगा। रिवर्स बाइस में चौड़ी बाधा के कारण होगा, दो सामग्रियों में अलग संख्यक वाहक जो होंगे वो उदासीन हो जाते हैं, एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, या पी सामग्री से होल नकारात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होगा। देखो ये मान लेते अपने पास पी क्षेत्र है, ये अपने पास के एन क्षेत्र है, और जब आप लोग इसको रिवर्स बाइसिंग देंगे तो इसको मैं माइनस दूंगा और इसको मैं क्या दूंगा, प्लस। इसका मतलब ये होगा जब मैं रिवर्स बाइस दूंगा तो इस जंक्शन से ये जो होल होंगे ये तो इधर की ओर आकर्षित होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। मतलब एन चैनल से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव की ओर चला जाएगा और पी क्षेत्र से जो होल होगा वो नेगेटिव की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो आप लोग यहाँ से बी और सी नंबर ऑप्शन देखिए, एन मटीरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन भी अपने देख लेते हैं क्या दिया गया है, फिर अपना कन्फर्म हो जाएगा क्या इसका आंसर होगा। देखो ये इस क्वेश्चन का फिर डी आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, देखो इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे, इस वजह से वो काम क्या करेगा, आपके जो अक्षय वृत्त की मोटाई होगी वो बढ़ जाएगी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है कि फुल वेव जो सर्किट जो होगा उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब आप लोग यहाँ से देखिए कि यहाँ बीच में आपने किसी भी तरीके से कोई लोड नहीं जोड़ रखा है, मतलब पूरा ओपन सर्किट है। तो यहाँ से बताइए आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, रेटेड लोड मिलेगा, रेटेड आउटपुट मिलेगा, या आधा मिलेगा, या डबल मिलेगा। तो आप लोग अगर आइडिया भी देखो तो यहाँ अगर आपने लोड नहीं जोड़ा है तो ये किसी भी तरीके से आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा फिल्टर सर्किट जो होगा रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने का सक्षम होता है। मतलब आपको ऐसा बताना है, रेक्टिफायर सर्किट के अंदर जो फिल्टर यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। एलसी फिल्टर होगा, आरसी होगा, कैपेसिटर इनपुट होगा, या सीरीज इंडक्टर फिल्टर होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का देखो इन चारों में अगर हमने बात करें तो एलसी फिल्टर जो होगा ये काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो आप लोग ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। मतलब आपको ये पूछा गया है कि जो आप लोग मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ करोगे उनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा वो सबसे बढ़िया है, उसका जो एडवांस वर्जन कौन सा है। मतलब सबसे नई चीज़ आपको बताना है यहाँ से, एफईटी होगा, यूजेटी होगा, एससीआर होगा, या आईजीबीटी होगा। तो आपको पता है आईजीबीटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आईजीबीटी बीजेटी और मॉसफेट का दोनों का गुण रखेगा। मॉसफेट के अंदर इसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके टर्मिनल अगर आप लोग देखें एमीटर होगा, कलेक्टर होगा। इसके अलावा इसके अंदर बेस का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। दशमलव संख्या को बाइनरी में अगर चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, दशमलव को 4 से भाग देंगे, दशमलव को 4 से गुणा करेंगे, दशमलव को 2 से डिवाइडेशन करेंगे, या दशमलव संख्या जो होगी डेसिमल संख्या होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 4 से मल्टीप्लाई करके करोगे, 2 से करोगे, या 2 से डिवाइड करोगे, या 4 से डिवाइड करोगे। अब मान लेते हैं आपके पास 75 है, इसको दशमलव में चेंज करना है, तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 से डिवाइडेशन करके चलेंगे, 37 पर ये जाएगा और यहाँ एक बचेगा इस तरीके से, फिर इसका डिवाइडेशन करते रहेंगे, जहाँ से इस पर आएगा वहाँ एक, जब तक ये पूरे तरीके से नहीं डिवाइडेशन होगा तब तक ये चलते रहेगा। तो यहाँ से आप लोग जो काम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो कि इसका डिवाइडेशन कर रहे हो 2 से, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि जो डिजिटल सर्किट जो होगा उसमें बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रणाली का उपयोग किया जाता है, बीसीडी प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इसके अंदर 4 बिट की संख्या जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से बताइए इस नंबर की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि स्टोरेज डाटा इनपुट का काम करेगा, या कंट्रोल बाइनरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा, इंटरफेस टू बाइनरी सिस्टम, या इनपुट मापदंडों को अलग करेगा। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होगा ये 4 बिट का डाटा, मैंने आपको बताया था ये 4 बिट का डाटा स्टोर करेगा। इसका मतलब एक निब्बल जो होगा ये एक निब्बल के बराबर डाटा को स्टोर करता है, तो ये डाटा को स्टोर करने का काम करेगा, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको एक टेबल देखना ही है, इस टेबल को ध्यान से देखिए। देखो इनपुट अगर दोनों 0 0 है तो भी 0 मिल रहा है, और आप लोग अगर यहाँ इस टेबल को ना देखें, इस बूलियन व्यंजक को देखें तो भी आपको पता लग सकता है कि ये लॉजिक गेट कौन सा होगा। तो इसको देख लीजिए एक बार, फिर अपने 4 ऑप्शन को देखेंगे। तो अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। अब आप लोग बताइए, और गेट होगा, नोट गेट होगा, एंड गेट होगा, या नोर गेट होगा। और होगा, नोट होगा, एंड होगा, या नोर होगा। तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो आपको ए डॉट बी जो दिया गया था, ये जो सिंबल होगा आपका एंड गेट का होगा। इसके अलावा नोर गेट का पूछा जाता तो ए प्लस बी होगा और उस पर बार लगेगा। और गेट का अगर आपसे पूछा जाता तो ए प्लस बी होता, और नोट गेट का पूछा जाता तो जो भी इनपुट होता उस पर बार लगा दी जाती। तो यहाँ आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो एंड गेट होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, फ्रिक्वेंसी को, इंडक्टेंस को, रेजिस्टेंस को, या पावर फैक्टर को। कि सीआरओ जो होगा वो उसके द्वारा आप लोग किस चीज़ को मेजर कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, या पावर फैक्टर। तो आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट कर सकते हैं, वोल्टेज का कर सकते हैं, तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है कि 80R जो होता है उसका मुख्य अनुप्रयोग कौन सा होगा, मतलब 80R का मेन इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एम्पलीफायर के अंदर करेंगे, ऑसिलेटर के अंदर करेंगे, मल्टी वाइब्रेटर के अंदर करेंगे, या स्पीड कंट्रोल। अब मैं आपको बता देता हूँ, मल्टी वाइब्रेटर जो होगा ये भी ऑसिलेटर का ही प्रकार है, मतलब एक ढोलक का प्रकार होता है ये। यहाँ से बताइए इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीसी मोटर है उसकी स्पीड कंट्रोल करना है, तो आप लोग क्या करोगे, और इसकी सहायता से आप लोग काम क्या करोगे, जो वोल्टेज होती है वो चेंज करते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सर्किट को देख लीजिए आप लोग। इस सर्किट के अंदर ये जो R1 रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, इस रेजिस्टेंस का आपको काम पूछा गया है। और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो इस मोटर का जो यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका फिल्टर सर्किट है, और यहाँ आप लोग कोई भी लोड लगा सकते हो। अब आप लोग यहाँ से देखिए, ट्राइक है, इस ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए डाइक का यूज़ किया गया, ठीक है। अब आपको R1 का काम पूछा गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ से देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, इसको, ठीक है, अब देख लीजिए आप लोग पूरे तरीके से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि R2 में धारा को कंट्रोल करेगा, ओवरलोड से ट्राइक की रक्षा करेगा, ओवरलोडिंग से जो फिल्टर की सुरक्षा करेगा, या ट्राइक को जो ट्रिगर करने के लिए पल्स दर्ज होती है उसको कंट्रोल करेगा। तो 4 ऑप्शन से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि इस आर का जो काम जो होगा ये काम क्या करेगा।
तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि ट्राई को जो ट्रिगर देने के लिए जो पल्स रेट होगी उसको कंट्रोल करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपको दे रखा है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ L1 जोड़ रखा है आप लोगों ने यहाँ पर, तो इसका उद्देश्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अपने 4 ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कपलिंग RC LC, उसी तरीके से यहाँ LC कपलिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है। पहला ऑप्शन दे रखा है DC आपूर्ति प्रदान करेगा। दूसरा दे रखा है कि पॉजिटिव फीडबैक देगा। तीसरा नेगेटिव फीडबैक देगा। चौथा जो आपको दे रखा है कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग वोल्टेज देगा। अब आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन से यहाँ एक चीज़ और भी पता चलेगा इसके आंसर से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो फीडबैक जो होगा वो 2 तरीके से यूज़ किया जाता है, एक पॉजिटिव फीडबैक होगा और एक नेगेटिव फीडबैक होगा। तो यहाँ ये पॉजिटिव फीडबैक देने का काम करेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका एक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, आपके पास इंसुलेटर हो गया, इसको तय करते हो। मतलब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कोई इंडक्टर है, कोई कैपेसिटर है या कोई इंसुलेटर है, तो उसको किस आधार पर आप लोग ये डिसाइड करोगे। पहला ऑप्शन दे रखा है कि परमाणु की संरचना के अकॉर्डिंग, फिर दे रखा है परमाणु जो होगा उसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग, तीसरा परमाणु भार के अकॉर्डिंग, और चौथा परमाणु सामग्री के परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप लोग बताइए किस तरीके से। और आप लोगों ने अगर परमाणु संरचना का नियम पढ़ा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमाणु संरचना के नियम के अनुसार, जैसे मान लेते हैं मैं कॉपर लेता हूँ, कॉपर चालक है, तो इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे। पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में 18 होंगे और चौथी में कितने होंगे, 1 होगा। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 29 होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 होगी। कॉपर के बाद एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो इसका परमाणु क्रमांक होगा वो 13 होगा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने होंगे, 3। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 इस तरीके से है तो वो चालक होगा। अगर अंतिम कक्षा पूरी भरी हुई है 8, जैसे अपने पास नियोन हो गया तो पहले में 2 आएगा फिर 8 आएगा, क्योंकि नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होगा। आर्गन की अगर अपने बात करें तो उसका 18 होगा। इसका मतलब ये जो होंगे कोचालक होंगे। अगर किसी की परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, अर्धचालक होगा। जैसे अपने बात करें सिलिकॉन की तो ये 14 पर आता है, तो ये 2, 8 और कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर कितना आएगा, 4, क्योंकि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होगा। और इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 32। तो आपका जो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होंगे उससे आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि वो चालक होगा या कोचालक होगा। अगला आपको बताना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए किस डोपिंग का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है तो उसमें आप लोग डोपिंग करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए किस डोपिंग का इस्तेमाल करेंगे। बोरोन का करोगे, आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस। तो इसके अंदर त्रिशोजी तत्वों का इस्तेमाल करेंगे और बोरोन आपका राइट आंसर होगा। बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थेलियम हो गया। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे पी टाइप सेमीकंडक्टर को तैयार करेंगे, और बाकी जो 3 आपको दिए गए हैं एन टाइप को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आपको एम्प्लीफिकेशन करना है और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होगी। तो आपको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को ये पता करना है कि उसका किस मोड के अंदर वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो यहाँ आपको पता होगा एक्टिव मोड के अंदर करेगा, और एक्टिव मोड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो इमीटर जंक्शन होगी उसको तो फॉरवर्ड देंगे, और जो अपना कलेक्टर जंक्शन होगा उसको क्या करेंगे, रिवर्स देंगे। तो आपके पास एनपीएन होगा तो इसको आप लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड देंगे, इधर वाले को क्या देंगे, रिवर्स। तो फॉरवर्ड देने के लिए आप लोग देखो क्या करोगे और रिवर्स देने के लिए क्या करोगे। इसके मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ सभी। पहला ऑप्शन है कि बेस ग्राउंड पर है, इमीटर और कलेक्टर दोनों पॉजिटिव है, इमीटर और कलेक्टर दोनों नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है। फिर तीसरा ऑप्शन है बेस नेगेटिव है, इमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव है। ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग
कि बेस पॉजिटिव है, इमिटर नेगेटिव और कलेक्टर जो है आपका वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक आपके पास इमिटर होगा और इमिटर यहाँ काम करेगा एन का, बेस काम करेगा पी का और यहाँ करेगा एन का। तो इसको मैं अगर फॉरवर्ड बाइसिंग जब दूंगा तो यहाँ मेरे को नेगेटिव देना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पॉजिटिव देना पड़ेगा और इसको मेरे को यहाँ क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव, इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो आप लोग यहाँ सॉरी इसको मेरे को पॉजिटिव देना पड़ेगा और इसको नेगेटिव देना पड़ेगा। तो आपको ये एन जो होगा, एन गो जो होगा वो हमेशा क्या करोगे, फॉरवर्ड दोगे तो नेगेटिव दोगे और इधर वाले जो कलेक्टर वाले पार्ट होगा इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो आप लोग यहाँ से देखिए, देखो शुरू वाले दो ऑप्शन आप लोग बाहर निकाल दीजिए, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो क्या देगा, इमीटर को नेगेटिव करना पड़ेगा और कलेक्टर को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी होगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे आज की इस क्लास के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जैसे ही लाइव का सिस्टम अगर सेट होगा तो आप लोग को जरूर लाइव क्लासें अपने लगाएंगे उसी तरीके से जो पहले चल रही थी। और जो अपना 1050 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसको भी जल्द कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब तक आपका ये सिस्टम सही नहीं हो जाता लाइव का तब तक अपने नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।